2 दिन पहले पहलगाँव में एक घटनाक्रम हुआ और उस घटनाक्रम में तकरीबन 28 भारतीयों की मौत होने की खबर है। इसमें 2 लोग विदेशी हैं और 2 लोग कश्मीर से ही कहे जा रहे हैं, बाकी लोग भारत के अलग-अलग राज्यों से पर्यटक थे। आतंकी हमला हुआ और उसमें अभी तक की जानकारी के मुताबिक 5 आतंकी मौजूद थे और उन 5 आतंकियों ने, उन दहशतगर्दों ने वहाँ पर गोलियाँ चलाई हैं। उन गोलियों के कारण वहाँ पर सो कॉल्ड, क्योंकि जिस हिसाब से एक लगातार बात भी चल रही है मेन स्ट्रीम मीडिया में भी और हर जगह, कि जो हिंदू पुरुष थे उनको टारगेट किया गया, महिलाओं और बच्चों को छोड़ दिया गया। इसके तुरंत बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत जानकारियाँ आपको निकल कर सामने आ रही हैं। एक जानकारी ये भी है कि पूरे मुल्क भर में लोग उनके समर्थन में जो लोग मरे हैं, उनके उनको श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं और जम्मू कश्मीर में भी कहीं न कहीं सॉलिडेरिटी देखने को मिली। जो सैलानी मारे गए, जो टूरिस्ट मारे गए उनके लिए और जो दहशतगर्द थे उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए माँग भी उठी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से लेकर अलग-अलग जगहों पर हमें प्रोटेस्ट देखने को मिले हैं। इसके अलावा सरकार की अगर हम बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री और नरेंद्र मोदी सब इस पूरे मामले को लेकर कल शाम को उनकी हाई पावर मीटिंग भी हो चुकी है। कई सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं। अलग-अलग किस्म से इस खबरों इन इ इस मामले से जुड़ी खबरों को फैलाया जा रहा है। कुछ सवाल, वैसे तो ये मौका ऐसा है कि 28 लोगों की मौत हुई है कि बहुत हद तक पत्रकारों को या हमारे जैसे लोगों को चुप ही रहना चाहिए, बहुत सवाल पूछने की जगह नहीं है। फिर भी कुछ सवाल पूछने बनते हैं क्योंकि पिछले 2-3 दिन से लगातार जिस हिसाब से सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है और मिस इन्फॉर्मेशन का पूरा एक दौर इसमें चला हुआ है और इस पूरे मिस इन्फॉर्मेशन के दौर में पूरे एक अलग किस्म के नैरेटिव सेट करने के दौर में कहीं न कहीं जो वाजिब सवाल हैं, वो छूट जा रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नीतीश त्यागी मौजूद हैं। वो हरकारा नाम से एक न्यूज़लेटर निकालते हैं और कल भी उन्होंने कुछ वाजिब सवाल अपने न्यूज़लेटर में उठाए थे, अपने एक लेख उन्होंने लिखा था और आज भी उन्होंने कुछ चीज़ें कही हैं, कुछ अ, बात उन्होंने यहाँ तक कि ये कहा कि हमें थोड़ा और अपने गिरेबान में झाँक लेना चाहिए। नीतीश जी, ये पूरा घटनाक्रम बड़ा अजीब है। पूरे देश में एक एक हिसाब से दुःख का माहौल है। लेकिन ऐसे में मतलब आप खुद ही अपने लेख में यही कह रहे हैं कि ये सही वक़्त नहीं है सवाल पूछने का। फिर भी कौन से ऐसे सवाल हैं जो आपको लगता है कि पूछे जाने चाहिए इस दुखद दौर में भी? तो एक तो कोई भी घटना होती है और उसकी सूचनाएँ हम तक पहुँचती हैं। उन सूचनाओं के बाद फिर क्या होता है, उन सूचनाओं को हम क्या करते हैं, ये मेरे ख़्याल से इस वक़्त में और इस मुल्क में एक एक बड़ा जिसको बोलते हैं कि खेल बन गया है। और वो खेल इस तरह से है कि हम उसको किस तरह से अपना एक नैरेटिव, ऑप्टिक्स, नॉइज़ और हीट में बदल देते हैं। एक पूरा लोग हैं जो चिल्ला रहे हैं और वो चाहते हैं कि कोई उसमें शिकार हो। तो हम एक इस तरह के उसमें देखते हैं और फिर वो कैसे वो एक पॉलिटिकल राजनीतिक सुविधाओं के का एक ज़रिया बनने लगता है, जिसमें हम ध्रुवीकरण कर रहे होते हैं, जिसमें हम अदरिंग कर रहे होते हैं, जिसमें हम इस बात को बार-बार रेखांकित करने लगते हैं कि वो धर्म पूछा और गोली मार दी। मेरे ख्याल से पिछले 48 घंटों में मैं हर तरफ ये बात देख रहा हूँ कि धर्म पूछा और गोली मार दी। पर ये किसी ने नहीं देखा कि वहाँ पे मुसलमान भी मारे गए। वहाँ पे जिन लोगों ने बचाया, जो लोग बचाने के लिए आए, वो लोग भी मुसलमान थे। वो चाहे वहाँ के खच्चर टट्टू वाले थे या फिर स्थानीय लोग थे या वहाँ की पुलिस भी थी। जी, सवाल बिल्कुल और दूसरा फिर एक ये कि हम सूचना को एक तरह से ये मान लें कि ये ही अंतिम सत्य है और उसपे और सवाल ना करें, उसका हम निरीक्षण ना करें, उसको हम तौलें नहीं, ये एक गज़ब की प्रवृत्ति इस देश की मुख्य धारा में और ख़ास तौर पर उत्तर भारत में तो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है, जो कि परेशानी की बात है क्योंकि किसी भी लोकतंत्र में या एक हुँ। सभ्य समाज में मेरे ख़्याल से सवाल करना, उन चीज़ों को देखना ये ज़रूरी है और बाकी पक्षों को भी देखना ज़रूरी है ताकि हम एक 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 ऐसी समझ तक पहुँच सकें जो जो वास्तविकता के ज़्यादा करीब हो। हम एक तो सरलीकृत पहला तरह से श एक बिल्कुल नैरेटिव
में लगे। सही आप कह रहे हैं कि बिल्कुल एक सरलीकृत सा नैरेटिव बना रहे हैं और उसमें एक ही बात बार-बार बोल रहे हैं कि धर्म देखा और गोली मार दी। इसमें सर कुछ सवाल ज़रूरी जो कल आपने अपने लेख में उठाए थे वो एक हिसाब से गुम हो जा रहे हैं। पहला जो जहाँ से आपने शुरुआत की थी, पहला सवाल तो यही कि ये किसने पूरा यकीन दिलवाया टूरिस्टों को, सैलानियों को कि वहाँ पर तो धारा 370 हटने के बाद, उसका स्टेटहुड छीनने के बाद कश्मीर का और वहाँ पर सारा कुछ नॉर्मल हो गया है। बार-बार हम स्टेटमेंट भी सुनते थे कि ये कहा जाता था कि वहाँ तो पत्ता भी नहीं हिलता है। तो इस ये एक बड़े सवाल के साथ आपने लेख की शुरुआत की या आपको क्यों लगा कि ये सवाल पूछा जाना चाहिए? क्योंकि कौन अपने बच्चों को लेकर जाएगा, कौन अपने घर परिवार को लेकर जाए, किस भरोसे से गया? मतलब मुझे याद है, मतलब मैंने जब 90 के शुरुआत में पत्रकारिता शुरू की थी, तो उस समय मैं रायपुर और भोपाल में था, तो चंडीगढ़ में कुछ भर्तियाँ निकली थी और मेरे घर वालों ने बोला था, "कहाँ जा रहे हो तुम?" हालाँकि मतलब हमारे दोस्त लोग भी वहाँ काम करते थे और बाद में हम लोग मैंने वहाँ काम भी किया। पर सबको फ़िक्र होती है घर परिवार वालों की, मतलब जो पंजाब उस समय इस तरह से था, और मतलब उसके लिए आपको बहुत ही यकीन चाहिए, तसल्ली चाहिए कि भई मैं जहाँ जा रहा हूँ, वहाँ का पूरा इंतज़ाम मुकम्मल है। ये यकीन किसने दिलवाया था? ये कौन कह रहा था संसद में कि सब कुछ ठीक है कश्मीर में? और ये कौन कह रहा था कि मतलब अब वहाँ पे सब कुछ ठीक हो गया है, और दरअसल लोग मान रहे थे। अगर आप आंकड़े देखेंगे तो पिछले साल के टूरिज़्म बहुत अच्छा हो गया था वहाँ। ऐसा कैसे है कि आतंकवादी या कोई भी आके कहीं से भी आता है, गोलियाँ मारता है और चला भी जाता है? और ये उस राज्य में है जहाँ पे पर कैपिटा सिक्योरिटी मेरे ख्याल से, जो मुझे मोटे तौर पे शायद याद है कि हर 11 व्यक्तियों पे एक आदमी बंदूक लेके खड़ा हुआ है। ये तो बात है कि नॉर्मलसी के नाम पे जितनी चीज़ें परोसी गई कि वहाँ पर तो पत्ता नहीं हिल रहा है, वो तो सब नॉर्मल है। जबकि हमको सबको पता है कि जो पवित्र रमज़ान का महीना होता है, वहाँ पर जामा मस्जिद जो श्रीनगर की थी, उसमें नमाज़ तक अता नहीं करने दी गई थी श्रीनगर के लोगों को। एक तरफ तो आप वहाँ के नागरिकों को बिल्कुल भी उनके नमाज़ अदा जामा मस्जिद में नमाज़ अदा कर लेने को ही एक हिसाब से गुनाह जैसा बना दे रहे हैं और उनको एक हिसाब से कानून का हवाला देकर या फिर ये कह के कि अशांति फैल जाएगी कि आप उनको नमाज तक अदा नहीं करने दे रहे हैं उनके पवित्र त्योहार के ऊपर और दूसरी तरफ आप सैलानियों को कह रहे हो कि जाओ जाओ वहां तो सब नॉर्मल है। तो ये तो सवाल तो बिल्कुल बनता ही है इसमें पर निदेशित दूसरा। ये बात भी उन सैलानियों को क्या पता थी कि वहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं, उनको उनके साथ एक तरह का वो एक दमन चक्र में हैं। क्या उनको ये पता हम्म, था कि वहाँ के पत्रकार जो हैं अगर सवाल पूछते हैं तो उनको जेल में डाल दिया जाता है और बिना बताए, और लंबे समय तक वो, जैसे कि जो प्रोसेस इज़ द पनिशमेंट वाली बात होती है, तो वो है। निदेशी मैं देख रहा था कि आपने जो तीसरा सवाल अपने लेख में उठाया कि इतनी बड़ी फौज है वहां पर पैरामिलिट्री है पुलिस है पूरा जासूसों का नेटवर्क है खबरियों का नेटवर्क है और यहाँ तक ये भी कहा जा रहा है अभी खबर निकल कर आ रही है कि इंटेलिजेंस का इनपुट भी था कि वहां पर ऐसा कुछ हो सकता है। कुछ लोग जो दहशतगर्द हैं वो पाकिस्तान की सीमा से पार आए हैं लेकिन फिर भी वहां पर एक्शन नहीं लिया गया। वहां पर 2000 सैलानी मौजूद थे और वहां पर कोई भी उस मौके पर कुछ भी मौजूद नहीं था। 2019 में जो पुलवामा अटैक हुआ उसके बाद ये आपा कह सकते हैं कि एक बड़ा नागरिकों के ऊपर हमला, वो हालांकि सेना के ऊपर था, 40 जवान मारे गए थे सेना के, लेकिन पिछले कई 2 दशकों में तो शायद नागरिकों के ऊपर तो सबसे बड़ा हमला है ये। तो आपके पास आपके पास इनपुट भी था, सारा कुछ था जो कश्मीर के पत्रकार भी कह रहे हैं कि जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उन्होंने इनपुट दिया था कि वहां पर ऐसी घटना हो सकती है, घटनाक्रम हो सकता है। फिर भी कोई इसकी हम कोई तस्दीक नहीं कर सकते, मनदीप, की वहाँ पे इंटेलिजेंस थी या हुँ, नहीं थी, या हुँ, थी तो फिर आपने क्या किया? क्योंकि ये 2 बहुत मोटे तौर पे बहुत 2 बड़े हुँ, नाकामयाबियाँ हैं। एक हुँ, है कि आपके पास इंटेलिजेंस थी, नहीं थी, या आपने क्या किया उसका? दूसरा है सुरक्षा का। ये दोनों चीज़ें, जो इंटेलिजेंस है और सिक्योरिटी है, वो किसके किसकी जवाबदेही है? किसके पोर्टफोलियो में है? किसका काम था कि, और किस बेसिस पे वही व्यक्ति पूरे देश को बता रहा था कि नहीं, सब बढ़िया है, सब बहुत अच्छा हो गया है। हालाँकि मतलब ये भी मानना बड़ा मुश्किल है कि जब सब कुछ ठीक है, और तो फिर आप, और वो, अगर इस बात को फिर से देखो, घटना को, कि कुछ ये आतंकवादी आए और आके उन्होंने ये काम आराम से किया। उन्होंने, उनके पास बातचीत का वक़्त था कि वो
उन्होंने धर्म पूछा सबका, उन्होंने कुछ लोगों के कपड़े देखे, ये सब किया। जैसा कि ये सब भी सूचनाएँ रिस-रिस के आ रही हैं। हालाँकि जो बताने वाले लोग हैं, वो मुझे लगता है कि वो इतने ट्रॉमा में हैं कि उनको पहले तो उसको उस पे ध्यान देना चाहिए कि उनको उनका ख़्याल रखना चाहिए। और तो ये सेलेक्टिव लीक्स करने से और उसके बाद फिर आप उसको ओन नहीं कर रहे हैं। एक है कि इंटेलिजेंस फेलियर है या मैलफंक्शनिंग है उसकी, सिक्योरिटी फेलियर तो है ही है, और वो भी इतने अधिक हेविली मिलिटराइज्ड ज़ोन में, और उसके बाद आप जो है ओन भी नहीं करेंगे। एक चीज़ तो गलत हुई ना, एक जो आपने उस समय दावा किया था, या तो वो गलत था, या फिर यहाँ पर जो हुआ है वो गलत है, जो कि सबको दिख रहा है कि वो गलत है। अच्छा नीतीश जी, इसमें मतलब अगर हम लगातार ये बात फैलाई जा रही है कि जो धर्म पूछ के मारा गया, लेकिन ये बात कोई नहीं बता रहा कि वहां पर जो मजदूर थे जो घोड़े का या खच्चर का अपना कारोबार करते, उन्होंने उन आतंकवादियों की उन दहशतगर्दों की बंदूकें भी पकड़ी हैं, उन बंदूकों का मुंह भी मोड़ा है। ये बात कोई नहीं बता रहा। ये बात कोई नहीं बता रहा कि मरने वाले बेंगलोर के जैसे वो उसमें मुसलमान भी मरे हैं। वो जो ये दहशत तो गर्दी की जो हाँ, घटना है, वो इस क्योंकि वो घटना कन्वीनिएंट वो ट्रुथ जो है कन्वीनिएंट नहीं है, वो सुविधाजनक सत्य नहीं है हमारे हमारे काम का, उससे हमारे नैरेटिव में दिक्कत आती है। तो ये अपने आप में बात मतलब इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि ये जो कहना है कि सिर्फ हिंदुओं को निशाना में रखा गया है। और दूसरी बात ये थी कि ये बहुत सारे लोग हैं जिनको अपनी रोजी-रोटी भी करनी होती है, ये उनकी उनकी पेट पर भी लात मार रहे हैं। उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा जो लोग काम करते हैं, जो टूरिज़्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, वो इस समय शायद ज़्यादा इस मतलब दुःख तो है ही कि आतंकवादी ये हमला हुआ, पर कश्मीर का जो 2 लाइफ़लाइन है, सेब और टूरिज़्म, तो टूरिज़्म फिर से वापस अपने एक तरह से अंधेरी दुनिया में चला जाएगा, क्योंकि अब इसके बाद कौन आएगा? तो वो सब इसमें सिर्फ़ ये नहीं है कि सैलानियों के साथ ये हुआ, तो वो जो लोग वहाँ रहते हैं, जो लोग रोज़ी-रोटी चलाते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो मज़दूर हैं, जो खच्चर लेके जाएँगे, तो वो अब क्या करेंगे? इन सब चीज़ों में बहुत टाइम लगता है और बहुत ज़िम्मेदारी के काम है ये सब, बहुत महत्वपूर्ण काम है, और उसमें अगर अच्छा आप उसको भी अपने एक मज़ाक की तरह लेते हैं, तो वो नुकसान ही है बिल्कुल। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी जगहों से घटनाक्रम कुछ खबरें आ रही हैं, जैसे एक एक मैं देख रहा था दिल्ली एनसीआर की घटनाक्रम है। दो मुसलमान अपने बाप बेटे, वो अपनी गाड़ी से कुछ सामान बेचने के लिए, फेरी का सामान बेचने के लिए आए हुए थे, तो उनको एक कॉलोनी से मार के भगा दिया गया है। और वो वीडियो देख के बड़ा अजीब लगा। लेकिन इसमें एक सवाल ये भी है कि इतना दुखद घटनाक्रम है, उसके बाद फिर रेड कारपेट बिछा के नए कपड़े पहन के श्रद्धांजलि देने का कहाँ से आ जाता है? इतनी बेशर्मी कहाँ से आ जाती है? और दूसरी बात, हमने इस देश में पहले भी इस किस्म की घटनाक्रम देखे हैं। उसमें जो दहशतगर्द सीमा पार से आए थे मुंबई में, हम सबको पता है कि वहां पर इस्तीफे भी हुए थे। गृह मंत्री को, जो शिवराज पाटिल थे, उनको इस्तीफा देना पड़ा था। एक दो इस्तीफे और हुए थे। क्या मतलब अभी के लिए आपको नहीं लगता कि, लेकिन कोई भी मीडिया वाला जो होम मिनिस्ट्री, क्योंकि ये सारा हम सबको पता है कि वहां की जितनी भी जैसे सेना डिफेंस मिनिस्ट्री के नीचे आती है, वैसे ही सीआरपीएफ और जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, वो सब होम मिनिस्ट्री के नीचे आते हैं। यहाँ तक कि पुलिस भी अभी होम मिनिस्ट्री ही देख रही है। जब सारी सिक्योरिटी का जिम्मा केंद्र सरकार के पास है, तो केंद्र सरकार के मंत्रियों का इस्तीफा क्यों नहीं मांगा जा रहा है? क्यों इतनी बड़ी चूक के ऊपर उनके ऊपर सवाल नहीं पूछ रहे हैं? सिर्फ हिंदू मुस्लिम किए जा रहा है। हालांकि जब वहां पर कुछ गोदी मीडिया के एंकर गए, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में गए, तो वहां के नागरिकों ने उनको भगाया भी, और एक एक दो लोगों ने बहुत अच्छे जवाब भी दोनों दिए। दोनों चीज़ें हुई थी, और ये जो श्रीनगर में मुख्य धारा के मीडिया वालों से ऐसा किया, बट जम्मू में जब किसी ने भाजपा के नेताओं से पूछा तो उन पे हमले कर दिए गए पत्रकारों पे। जागरण जैसे अखबार के जो मतलब बहुत अपनी निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए नहीं जाना जाता है, उसके भी पत्रकारों के साथ जो है मतलब उस पे भी हमले कर दिए गए। उत्तराखंड में लोगों को भगाया जाने लगा जो कश्मीर से वहाँ आके काम करते हैं, फिर पुलिस को वहाँ पे इंटरव्यू करना पड़ा। और ये निर्लज्जता जो है सरकार की है कि वो इस बात को समझते हुए भी रोकने की, समझाने की कोशिश नहीं करती है। क्योंकि ये काम किसका होना चाहिए था? ये काम
ये देश को कौन बताएगा कि ये ऐसा हुआ है, पर इसको शायद ध्रुवीकरण से या हिंदू मुस्लिम करने से रोका जा सकता है, नहीं करना चाहिए। और उसका अपने सिर्फ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और अपने सोशल मीडिया में और इसको गंद फैलाने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये गंभीर घटना है, ये देश के लिए भी गंभीर घटना है। और आप सही कह रहे हैं कि हाँ, इस्तीफे भी मांगने चाहिए, इस्तीफे मांगने से पहले दे भी देने चाहिए, पर वो उन लोगों से आप उम्मीद कर सकते हैं जो अभी भी किसी तरह से किसी तरह की नैतिकता में यकीन करते हैं, नैतिकता को मानते हैं। तो वो देखने को अगर मिलना होता तो नोटबंदी के बाद भी हो जाना चाहिए था। वो मणिपुर अभी भी कल भी मणिपुर में आग लगी हुई है। लगभग अगले मई में 2 साल हो जाएंगे मणिपुर को लेकर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मणिपुर में मई में 2 साल हो जाएंगे, जबकि लोकसभा में, राज्यसभा में अमित शाह खड़े होकर कह चुके हैं कि मणिपुर शांत है। और हमको पता है कि वहां पर जब रोड खोले गए उससे अगले दिन ही हिंसा हो गई थी और आज तक मणिपुर शांत नहीं हुआ है। यानी कि जहां पे कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, मणिपुर में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसको ये प्रचारने की कोशिश करते हैं कि वहां तो सब शांति है। जम्मू कश्मीर में पिछले 5-6 साल से जो कुछ हो रहा है उसकी कोई खबर बाहर नहीं आ रही। जैसे अब की बार जो आपने सही याद दिलवाया कि वहां के नागरिकों के साथ क्या हो रहा है, वहां के उसकी कोई खबरें ही बाहर नहीं आ रही, इसलिए देश के बाकी नागरिकों को पता ही नहीं है कि वहां पर चीजें नॉर्मल नहीं है। लेकिन यहाँ पर सारे भाषण, सारे किस्म की चीजें नॉर्मल सी के नाम पर फेल दी जाती हैं। जो जरूरी सवाल है, अगर मैं सत्यपाल मलिक जो 2019 में पुलवामा अटैक हुआ था उसमें उन्होंने कुछ जरूरी सवाल उठाए थे, आज तक उन सवालों का जवाब नहीं मिला है। उसमें एक सवाल तो यही था कि जब इतना बड़ा कॉन्वॉय था, इतना इंपॉर्टेंट कॉन्वॉय था, तो आप इसको बाय एयर क्यों नहीं इसको भेजा गया? आज तक कोई जवाब नहीं है। उसमें और भी कई वाजिब सवाल सत्यपाल मलिक ने उठाए थे। इस पूरे घटनाक्रम के बाद भी बहुत सारे सवाल लगातार हम देख रहे हैं कि आप जैसे पत्रकार उठा रहे हैं, लेकिन उनका भी कोई जवाब नहीं है। इस्तीफा, जैसे आपने कहा कि उतनी मोरलिटी रख ही नहीं रहे। और मुझे तो एक स्टेटमेंट भी ध्यान आया जिसमें जो डिफेंस मिनिस्टर थे हैं, अब के रक्षा मंत्री हैं जो हमारे राजनाथ सिंह, उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार में इस्तीफे वगैरह नहीं होते हैं, ये इस्तीफे देने वाली सरकार नहीं है। तो ये बड़ा अजीब है। मतलब हम बात खत्म कर रहे हैं, लेकिन बात इसी नोट पर खत्म कर रहे हैं कि इस मुश्किल वक्त में भी, इस दुखद घटनाक्रम के बाद भी हमें सवाल पूछते रहने होंगे। हमारी पूरी सहानुभूति है जो जिन परिवारों के बच्चे मारे गए हैं, जो लोग मारे गए हैं, हमारी पूरी सहानुभूति है। लेकिन इसमें उसके बाद भी उन परिवारों को भी और हम सबको भी, सारे नागरिकों को कुछ सवाल तो जरूर पूछने होंगे। सवाल पूछने होंगे कि इतनी बड़ी सुरक्षा की चूक कैसे हुई? इतना सारा कुछ, इतनी ज्यादा हैवी मिलिटराइज्ड जोन में भी आतंकी कैसे घुसे, कैसे दहशतगर्दों ने नागरिकों को मारा? हमें सवाल पूछने होंगे कि नॉर्मलसी के नाम पर लोगों को बेवकूफ कौन बना रहा था? हमें ये सवाल पूछने होंगे कि जब ये पूरा प्रचार है कि वहां तो पत्ता भी नहीं हिलता है, तो इतनी बड़ा घटनाक्रम जहां पर पिछले 2 दशक में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा हम कह सकते हैं कि नागरिकों के ऊपर हमला हुआ, तो ये घटनाक्रम कैसे हुआ? और हमें मतलब नरेंद्र मोदी से भी और अमित शाह से भी इस्तीफा तो मेरे हिसाब से मांगे जाने चाहिए। और ये जो जरूरी सवाल हैं ये तो पूछे ही जाने चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी चूक है।